जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीएसटी के प्रगतिशील कानून में जिस तरह से बदलाव किया गया, जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को लागू किया। जीएसटी लागू होने के चलते हुए व्यापार और उद्योग पर जो चुनौतियां थी, जो संकट थे, वो समाप्त हुए। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स जो है उसके कारण से सस्ता हुआ है। कर जमा कराने और कर को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया भी कंपैरेटिवली आसान हुई है। जिस तरह से कर चोरी होती थी, टैक्स ड्रेन होता था, रेवेन्यू ड्रेन होता था, उस पर रोक लगी है। नकली बिलिंग की व्यवस्था समाप्त हुई है। एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को एक बड़ा लाभ हुआ है। हम सब के बीच में उपस्थित सूरसागर के सम्माननीय विधायक आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, जोधपुर शहर के सम्माननीय विधायक आदरणीय श्री अतुल भंसाली जी, जोधपुर शहर भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार के मुखिया आदरणीय श्री राजेंद्र पालीवाल साहब, देहात भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री त्रिभुवन सिंह जी भाटी, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारी और पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात कहने से पहले आप सबका एक छोटी सी सूचना पर यहाँ एकत्रित आने के लिए हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जीएसटी कानून जब 2017 में लागू हुआ, उससे पहले इस देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग विषय को लेकर के अलग अलग तरह की कानून प्रक्रिया व्यवस्था थी। अप्रत्यक्ष कानून व्यवस्था, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर होने के चलते हुए, अलग अलग करों की दर होने के चलते हुए और विभिन्न लगभग 18 तरह के कानून होने के चलते हुए देश में एक भारी चुनौती व्यापारी और व्यवसायियों के सामने इसके चलते हुए, इस व्यवस्था के चलते हुए थी। एक्साइज ड्यूटी, वैट, लोकल टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और लेवी। इसके अतिरिक्त अनेक तरह के टैक्सेस जो हैं व्यापारी, व्यवसायी, निर्माणकर्ताओं के ऊपर लागू होते थे। इन टैक्सों के चलते हुए देश का व्यापारी, देश का उद्यमी अपने आप को इंस्पेक्टर राज से त्रस्त ऐसा मानता था। इस सब के साथ साथ में एक ही वस्तु पर अनेक बार कर लगने के चलते हुए उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। उसके कारण से निश्चित रूप से गुड्स पर टैक्स बढ़ता था और उसकी मार साधारण जन पर पड़ती थी। कारोबारियों को भी अलग अलग राज्यों में अपने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने पड़ते थे और उसके साथ साथ में अलग अलग तरह के नियमों से उनका सरोकार पड़ता था। अलग अलग विभागों में जाकर के उनको अपने रिटर्न सबमिट करने होते थे और एक भी चूक होने पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था उस समय लागू हुई थी। इसके चलते हुए एक तरफ उपभोक्ता पर बोझ पड़ता था और दूसरी तरफ व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी भी कर के बोझ और कर को संग्रहित करके जमा कराने की जटिल प्रक्रिया के कारण से त्रस्त थे। इसके साथ साथ में भारत का बाजार अनेक हिस्सों में बटा हुआ ऐसा प्रतीत होता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कराधान की व्यवस्था को बदलाव के लिए देश में जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को लागू किया और मैं आज 8 साल बीत जाने के बाद में पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं। और जब मैं ये बात कहूंगा तो देश के 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते होंगे, प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष में जरूर इस बात की तायीद करेंगे, इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे कि जीएसटी के कानून ने, जीएसटी के इस बदलाव ने, जब भारत एक देश, एक बाजार और एक कर व्यवस्था इसके अधीन आया, इसने भारत को एक तरफ 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था को अगर आनुपातिक दृष्टिकोण से, साइज के दृष्टिकोण से देखें तो 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने तक और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, इन तीनों को बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान किया है। जीएसटी परिषद के माध्यम से जिस तरह से देश की सरकार और राज्यों की सरकार है, इन्होंने मिलकर के जिस तरह से जीएसटी काउंसिल को का संचालन इतने वर्षों तक, लगातार पिछले 8 वर्षों तक किया है,
ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो सहकारी संघवाद है, जो भारत के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आत्मा है, उसको परिपुष्ट करने की दिशा में एक बड़ा योगदान किया है। जीएसटी लागू होने के चलते हुए व्यापार और उद्योग पर जो चुनौतियां थी, जो संकट थे, वो समाप्त हुए। इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स ऑन टैक्स जो था, क्योंकि एक ही टैक्स पर बार बार टैक्स लगता था, उसके कारण से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता था, उसके कारण जो कारोबार की लागत बढ़ती थी वो घटी है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स जो है उसके कारण से सस्ता हुआ है। डिजिटल पोर्टल से पंजीकरण और अनिवार्य रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था लागू हो जाने के चलते हुए कर जमा कराने और कर को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया भी कंपैरेटिवली आसान हुई है। और इसके साथ साथ में राजस्व में पारदर्शिता आने के चलते हुए देश का राजस्व भी बढ़ा है। जीएसटी लागू होने के बाद में कर संग्रहण निरंतर बढ़ रहा है। मैं आपकी स्मृति के लिए और आपके दर्शकों की स्मृति के लिए बताना चाहता हूं कि जब जीएसटी कानून 2017 में लागू हुआ था, उस समय के पहले 3 महीने का यदि हम एवरेज निकालें तो हर महीने का एवरेज टैक्स कलेक्शन 60 से 70 हजार करोड़ रुपए के बीच में होता था। वही एवरेज अगर हम पिछले 3 महीने या 4 महीने का निकालें तो आज 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ प्रति माह की दर से क्या टैक्स जमा हो रहा है। एक तरफ टैक्स पेयर्स का व्याप बढ़ा है, दूसरी तरफ देश का राजस्व कलेक्शन भी जो है वो बहुत गति के साथ में बढ़ा है। ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग के चलते हुए जिस तरह से कर चोरी होती थी, टैक्स ड्रेन होता था, रेवेन्यू ड्रेन होता था, उस पर रोक लगी है। नकली बिलिंग की व्यवस्था समाप्त हुई है और इसके कारण से एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को एक बड़ा लाभ हुआ है। छोटे व्यापारियों व्यवसायियों को, जैसा मैंने कहा कि उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ते थे। अब एकीकृत पोर्टल से पूरा देश एक बाजार एक साथ में बना है। कंपोजिशन स्कीम और बढ़ी हुई थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसके चलते हुए छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को भी एक बड़ी राहत इसके कारण से मिली है। आवश्यक वस्तुओं के ऊपर उस समय जिस तरह से कर की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया, उसके कारण से निश्चित रूप से लोगों को लाभ हुआ, टैक्स बर्डन कम हुआ और देश जो है उसके कारण से एक देश एक बाजार की व्यवस्था लागू हुई। 7 साल तक निरंतर इस टैक्स व्यवस्था को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने अनेक जाहिर मंचों से, अनेक पत्रकार वार्ताओं से, अनेक टीवी चैनल्स में बात करते हुए, मीडिया के साथ इंटरव्यू करते हुए जिस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी थी और बार बार इस बात के लिए ऐलान किया था कि जब कभी हमारी सरकार आएगी, हालांकि आने की कोई संभावना न पहले थी ना अभी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि जब आएगी तब हम इस टैक्स को समाप्त कर देंगे। वो अब जब टैक्स में रिफॉर्म्स हुआ है तब उस रिफॉर्म का श्रेय लेने की होड़ करते हुए दिखाई देते हैं। मित्रों, अभी हाल ही में जो रिफॉर्म किए गए, इन रिफॉर्म्स के चलते हुए आवश्यक वस्तु और सामान्य मानवीय के उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, इसके अतिरिक्त आपके मेरे हर एक व्यक्ति और हर स्तर के व्यक्ति के घर में जो सामान्यतया खान पान और सामान्य उपयोग की वस्तुएं होती है, भोजन से सामग्री से लेकर के और टूथपेस्ट तक जितनी भी हमारी दैनंदिन उपयोग, डे टू डे यूज की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब पर कर के बोझ को या तो घटा करके 5% तक ले गया गया और या समाप्त कर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर टैक्स को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया और इसके अतिरिक्त व्हाइट गुड्स, हमारे घर में सामान्य उपयोग आने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, इन तीनों पर टैक्स को जो है वो घटा करके उनको लोअर स्लैब में ला करके रखा गया। इसके साथ साथ में जो विदेशी निवेश पिछले इतने वर्षों से भारत में बढ़ रहा है और पिछले 4 साल से लगातार भारत हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीख करने वाला देश बना है, उसके पीछे भी जीएसटी के इस व्यवस्था ने बहुत जो है बड़ा योगदान किया है। जीएसटी ने अभी जो जीएसटी में जिस तरह के सुधार किए गए, जिसमें एक तरफ प्रत्यक्ष रूप से करों में राहत प्रदान की गई, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना से अब जो है न्याय और जो है विभिन्न तरह की कार्रवाइयों को और अधिक सरल बना दिया गया है। फेसलेस और ऑटोमेटेड सिस्टम के चलते हुए विवाद और भ्रष्टाचार में कमी आई है। डेटा एनालिटिक्स और ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था लागू होने से रेवेन्यू लीकेज पर, राजस्व के कर चोरी पर और राजस्व के लीकेज पर लगाम लगेगा और राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पहले
जहां कहीं भी इस तरह का एक्सपेक्टेशन था कि राज्य की रेवेन्यू कम हो जाएगी, उनको समय पर भुगतान करके उनको जो राहत देने की व्यवस्था की है वो और अधिक सुदृढ़ हुई। अभी हाल ही में जो रिफॉर्म माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय के बाद में घोषित किए, उसके बाद में जो 4 स्लैब थे उनको घटा करके अब 2 स्लैब कर दिया। सिर्फ सिन गुड्स के लिए, ऐसे वस्तुएं जिनसे देश को दूर रहना चाहिए, तंबाकू भी हो सकता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हो सकते हैं, इन सब वस्तुओं पर कर को बढ़ा करके वो 40% की स्लैब में अब रखा गया। रोजमर्रा की वस्तुएं, जैसा मैंने कहा, कॉपी किताब से लेकर के भोजन सामग्री तक, सबकी दर 0 और 5% तक कर दी गई है। किसानों के लिए ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की दर घटा दी गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा को व्यवस्था को पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कारों पर टैक्स 28% से घटा करके 18% किया है। और हम सब देख रहे हैं कि दिवाली से पहले दिवाली ऐसी गाड़ियों के शोरूम में आज दिखाई दे रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घोष लाल किले के प्राचीर से किया था कि इस बार देश 2 दिवाली मनाएगा, मुझे लगता है कि टैक्स रिफॉर्म्स के बाद में जिस तरह की राहत मिली है, देश 3-3 दिवाली मना रहा है। एक दिवाली अभी से चालू हो गई है, दूसरी दिवाली नवरात्र के समय में फिर लोग खरीदारी करेंगे तब होगी, और फिर दिवाली के समय में इस जो उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है उसके चलते हुए तीसरी बार दिवाली देश मनाएगा। मित्रों, जब कभी भी टैक्स कम होता है तो साधारण व्यक्ति के पास में, मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पास में डिस्पेंसिबल इनकम बढ़ती है, उसके जेब में पैसा बचता है। जब पैसा बचता है तो वो खरीदारी करता है, जब पैसा बचता है वो कुछ वस्तुओं को खरीदता है, जब पैसा बचता है वो निवेश करता है, जब पैसा बचता है तो वो पर्यटन करने के लिए जाता है, और अल्टीमेटली वो बचा हुआ पैसा जो है कर राहत कम होने से जीडीपी जो है उसके कारण से एक्सपैंड होती है, और जीडीपी एक्सपैंड होती है, वापस कर राजस्व सरकार का बढ़ता है। इस तरह से ये कर राहत प्रदान करने से निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, नई तेजी आएगी। आने वाले समय में हम और अधिक सुधार इस दिशा में कर सकें, क्योंकि भारत सरकार निरंतर प्रगतिशील कानून बना करके हम अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने बढ़ती हुई तकनीकी और बदलती हुई तकनीकी के साथ में अपनी व्यवस्था को पारदर्शी बना करके हम काम करें। इस दृष्टिकोण से काम करना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का जो है प्रिंसिपल रख करके, दर्शन रख करके काम करती है। मित्रों, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जीएसटी रिफॉर्म्स केवल एक टैक्स सुधार नहीं है, अपितु यह भारत की आर्थिक एकता और भारत की पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था का और विकास के माध्यम से विकास की नींव के जैसा है। जटिल और विखंडित कर व्यवस्था को समाप्त करके देश को एक बाजार, एक देश, एक कर के व्यवस्था में लाने के बाद ये 2 स्लैब कर संरचना करने से निश्चित रूप से व्यापारियों, व्यवसायियों, उपभोक्ताओं, सभी स्तर के उपभोक्ताओं और विशेष रूप से गरीब मध्यम वर्ग के लोग और किसान, इनको एक बड़ी राहत उसके कारण से मिलेगी। यह हमारा संकल्प है कि जीएसटी को हम और अधिक सरल बना करके भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, जो अब दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाने के संकल्प के साथ में जो चलें, इसको हम और अधिक गति प्रदान करके इस लक्ष्य को हम शीघ्र हासिल कर पाएंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करते हैं। हाईकोर्ट ने जो है, अभी पहले टैक्स की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट की बात नहीं। छोटे व्यापारी परेशान हुए। देखिए, जब जीएसटी कानून लागू हुआ था तब कंपोजिट और थ्रेशोल्ड को जिस तरह से बढ़ाया गया था, कंपोजिट स्कीम जिस तरह से लागू की गई थी, उसके कारण से छोटे व्यापारियों को लाभ हुआ था। अलग अलग तरह की कर व्यवस्थाओं को जिस तरह से समाप्त किया था, उसके कारण भी छोटे व्यवसायियों को कहीं लाभ की, राहत की सांस देखने को मिली थी। हालांकि जो लोग 100% कैश में काम करते थे, उनको अडेप्टेबिलिटी इशू था। शुरुआत के दौर में उनको कुछ चुनौतियां आई, उनको कुछ समस्याएं आई, पर मुझे लगता है कि अब 7 सालों में ये व्यवस्था परिपक्व हुई है और अब सभी लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि सिर्फ एक मोबाइल पर सीधा एक फॉर्म भर करके और वो अपने टैक्स रिटर्न्स को सबमिट कर पाते हैं। और अब आने वाले समय में फेसलेस जब आपका असेसमेंट होगा, तब किसी तरह का इंस्पेक्टर का दखल नहीं रहेगा, तो इंस्पेक्टर राज समाप्त होने के कारण से उनको राहत भी मिली है। सर, उपभोक्ताओं को कैसे राहत मिलेगी? देखिए, मैं आपको, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा, कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में उपयोग आने वाली हर वस्तु, चाहे भोजन की सामग्री हो, चाहे उपयोग में आने वाली जो है व्हाइट गुड्स हो,
चाहे हमारे घर में दैनंदिन उपयोग आने वाली सारी वस्तुएं, उन सब पर जब टैक्स कम हुई है तो निश्चित रूप से उसकी राहत जो है उपभोक्ताओं को मिलती है। उपभोक्ता तक पहुंचनी चाहिए, व्यापारी जो है उसको उसकी निश्चित रूप से पहुंची है। आज की इस डिजिटाइज व्यवस्था में व्यापारी एडिशनल टैक्स चार्ज कर ले। आज अगर टैक्स की व्यवस्था स्लैब कम हुआ है, आप और मैं सब देख रहे हैं कि कारों में किस तरह से कीमतें कम हुई है, एडवर्टीजमेंट देकर के सारे डीलर्स जो हैं उसको उपभोक्ताओं को एक्सटेंड करने के लिए काम कर रहे हैं। और आज व्यवस्था इतनी पारदर्शी हो गई है तकनीकी के उपयोग के कारण से कि अब इस तरह से कोई टैक्स चोरी करके अधिक पैसा वसूल करे ऐसा संभव नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप सबके माध्यम से कहूंगा कि अगर ऐसा कहीं कोई विषय संज्ञान में आता है, हमको उपभोक्ताओं को भी इसकी दृष्टिकोण से जागरूक करने की आवश्यकता है। हाल की जो रिफॉर्म हुई उससे राजस्व पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने कहा। पहले भी इस बात की आशंकाएं व्यक्त की गई थी जब जीएसटी लागू हुआ था कि रेवेन्यू कम हो जाएगी, स्टेट्स की रेवेन्यू कम हो जाएगी। तब भरोसा दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को यह कहा था कि जिस राज्य का जो टैक्स रेवेन्यू आज की तारीख में है उससे अगर कम होगा तो भारत सरकार उसको कंपनसेट करेगी, अपने हिस्से में से कंपनसेट करेगी। और लगातार हमने 3-4 साल तक कंपनसेशन भी किया और उसके बाद में अब किसी भी राज्य में ऐसी चुनौती नहीं रही। फिर इस भरोसे के साथ में हमने रिफॉर्म्स किए क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, इस बात को मानते हैं और हमने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि टैक्स कम करने पर रेवेन्यू हमेशा घटने के बजाय बढ़ता है। सीबीआई ने पेट्रोल डीजल का इशू था लंबे समय से, पेट्रोल डीजल का इशू था जीएसटी में, इस बार भी उस पे सॉल्यूशन नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल में भारत सरकार का एक वोट है, अंडमान निकोबार का एक वोट है, दमन दीव का भी एक वोट है, लक्षद्वीप का भी एक वोट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों का भी, बड़े राज्यों का भी एक वोट है। ये सांघिक व्यवस्था में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में केवल भारत सरकार डिसाइड नहीं करती। राज्य सरकारों को ये लगता है कि आबकारी वस्तुओं पर और पेट्रोल डीजल पर यदि टैक्स को एक रूप में दी गई तो उनके राजस्व में कटौती होगी। उनके यहाँ भी इस तरह का मानस नहीं बना है। अगर राज्य इसका प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो सहज जीएसटी काउंसिल उसे पारित करेगी। राज्य तो आपके पास ही है सर, कि भाई ये राज्यों के विवेकाधिकार पर संघीय व्यवस्था में निश्चित छोड़ ही देना चाहिए। पार्टी स्तर पर भी सहमति बन सकती है सर, पेट्रोल डीजल। पर लेकिन उसके अतिरिक्त भी दूसरे राज्य हैं, यहाँ सर्वसम्मति से निर्णय हो इसकी व्यवस्था। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर 0% किया गया है। तो निश्चित रूप से आपको और मुझे दोनों को लाभ होगा। हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की लागत कम हो जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के कोई है क्या? देखिए, दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल, जैसा मैंने कहा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और आबकारी, ये तीनों राज्यों की कराधान व्यवस्था के अंतर्गत है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार का, सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, कि जब प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हम एक नियत दर पर गैस सिलेंडर उज्ज्वला उपभोक्ताओं को देंगे, जो राजस्थान में भी लगभग 65-70 लाख के बीच में, तो उनको और फर्दर राहत जो है राज्य की सरकार ने अपने कर राजस्व में से दी है। और मैं मानता हूं कि राजस्थान में जो उज्ज्वला का गैस धारक है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको सबसे कम टैक्स जो है, सबसे कम दर में सिलेंडर उसको मिल रहा है। सर 2020 में सरकार गिराने के मामले में जो आरोप थे उसमें सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया, सभी आरोपियों को पूरी तरह से राहत दी। देखिए, मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सबसे बात करते हुए 2019 से 24 के बीच उस 5 साल के कालखंड में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी पार्टी में जो आंतरिक विद्रोह था उसको दबाने और कुचलने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों की दृष्टि हटाने के लिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का किस बर्बरता के साथ में दुरुपयोग किया था, किस तरह से दमन किया गया था, झूठे लोगों पर झूठी कार्रवाइयां की गई थी। एक बार फिर जो बात मैंने इस 4 दीवारों के बीच में बैठ करके आप सबसे कही थी और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने कही थी, आज एक बार वो फिर सच साबित हुई। मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब लोगों से अनेक बार कहा था कि सत्य को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब लोगों को कही थी कि झूठ को शायद खड़ा किया जा सकता है, कुछ दिन के लिए चलाया भी जा सकता है, लेकिन अंततः उसे दौड़ाया नहीं जा सकेगा। एक बार फिर सिद्ध हुआ। न्यायालय ने जिस व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा था
जिस तरह से मुझे इस तरह के जो है लांछनों से मुक्ति दी थी, उस कालिक को साफ करके पाक साफ बाहर निकाला था, एक बार फिर भरत मालानी जी और अशोक सिंह जी को भी उसी तरह से पाक साफ माना है। लेकिन प्रश्न मेरा आपके माध्यम से ये है कि दो निर्दोष व्यक्तियों पर एक झूठी टेलीफोन बात की रिकॉर्डिंग करके उनके ऊपर पहले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, जैसे मुझ पर किया गया था, उनको राष्ट्रद्रोही ऐसा घोषित कर दिया जाए, अखबारों में टीवी पर बयान दिए जाएं, स्टेटमेंट्स दिए जाएं, और फिर 15 दिन बाद में वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हटा करके भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर कर दिया जाए। ये अगर केवल एक घटना हुई होती तो शायद हम मानते कि संयोग वैसा ऐसा हो गया, लेकिन 3-3 बार ऐसा हुआ। 2 बार तो मेरे साथ हुआ, इसके अतिरिक्त इन लोगों के साथ हुआ, इसके अतिरिक्त भी अन्य लोगों के साथ हुआ। किसी को राष्ट्रद्रोही करार दे देना और उसके बाद में और जो है उसको बदल करके भ्रष्टाचार का मुकदमा भी झूठा दर्ज कर देना, और बाद में जब न्यायालय इस पर टिप्पणी करे और उसे और जो है न्यायालय उसको कठोरता के साथ में समाप्त करे, तब खीसे निपोर करके मुंह छिपाते हुए फिरना। कांग्रेस और तत्कालीन कांग्रेस सरकार और लीडरशिप का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने बेनकाब हुआ है। अपने सत्ता लोलुपता में अंधे होकर के उन्होंने जिस तरह से कानून का गला घोटा, संवैधानिक व्यवस्थाओं और जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया, वो लोग अब संविधान बचाने की दुहाई देकर के संविधान की किताब जेब में लेकर के और ऐसी संस्थाओं के दुरुपयोग का राग पीटते हुए दिखाई देते हैं। सर, क्या आपको लगता है आपके साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, इस पूरे प्रकरण के बाद में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही जो सचिन पायलट जिनको बागी बताया था उनको भी न्याय मिला? देखिए, मुझे लगता है कि उनके आंतरिक विषय पर टिप्पणी करने का मैं अधिकारी नहीं हूं उनके पार्टी में, लेकिन जो समझता है वो इस बात को जानता है, बूझता है कि उस समय टारगेट कौन था और एक तीर से कितने निशाने एक साथ लगाए जा रहे थे। कहीं अपने बेटे की हार का बदला लिया जा रहा था, कहीं अपनी पार्टी के अंतर्द्वंद को दबाने की कोशिश की जा रही थी, और कहीं इसके माध्यम से, जैसा मैंने कहा, कि अपने सरकार के विरुद्ध उपज रहे असंतोष से लोगों की दृष्टि हटाने का इरादा था। अब एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की गई, सफलता कितनी मिली ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलता का पैमाना जो है वो जनता चुनाव में हर 5 साल बाद में तय कर देती है। इन सब कुकृत्यों का जवाब तत्कालीन कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता 2023 के चुनाव में अपने फैसले से दे चुकी है। इसलिए अब ये प्रश्न जो है बेमानी हो गई। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है जोधरी नदी तो यही है, जोधरी नदी का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मुझे लगा है जोधरी नदी तो मैं दिल्ली से आया, रास्ते मिली नहीं। देखिए, निश्चित ही चुनौती बड़ी है, उसके समाधान की दिशा में काम करना प्रारंभ भी किया है। मैं आपको सिर्फ आप सबके संज्ञान के लिए जोधरी नदी के विषय को विस्तार से आप सबके सामने 2 मिनट के समय की मोहलत चाहते हुए रखना चाहता हूं। जोधरी नदी अगर आप भौगोलिक रूप से देखें तो जोधपुर से प्रारंभ होकर के 27 किलोमीटर तक बहती है, और यह ऐसी नदी है जिसका कोई अंतिम स्थान नहीं। सामान्यतः देश की, दुनिया की सारी नदियां एक जगह से प्रारंभ होकर के या तो कहीं समुद्र में गिरती है या समुद्र में जाने वाली किसी पूरक नदी के साथ में सब्सिडरी के रूप में मिलती है। जोधरी नदी एक बरसाती नदी के स्वरूप में थी। जोधपुर शहर और आसपास की ऊंचाई का पानी ले जा करके और जोधपुर के पश्चिम में 26-27 किलोमीटर दूर जाकर के छोड़ती थी। उस क्षेत्र में पानी, बरसात का पानी इकट्ठा होता था, जमीन सरसब्ज होती थी, लोग सिंचाई करते थे, खेती होती थी, लोग खुशहाल थे। कालांतर में शहर शहर बढ़ा, उसके चलते हुए शहर का सूवेज जो सारा उसमें बहता था वो उसमें जाने लगा। शहर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, इंडस्ट्री का पानी भी उसमें जाने लगा। आज अगर की तुलना में देखें, जोधपुर में जितना टोटल सूवेज जनरेट होता है, लगभग 300-350 मिलियन लीटर पर डे होता है, लगभग 35 करोड़ लीटर पानी, और लगभग 5 करोड़ लीटर पानी जो है इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट के रूप में आता है। वो सब इकट्ठा होकर के और वहीं जाता है। इसके अलावा बरसात का सारा पानी भी वहीं जाता है। लगातार पानी जाने के
पहले जैसा मैंने कहा केवल बरसात के समय में साल में 1, 2 बार 4 बार पानी जाता था, वो पानी इकट्ठा होता था, जमीन में अवशोषित हो जाता। लगातार पानी जाने के बाद में जमीन की पानी अवशोषण की क्षमता कम हुई, और क्षमता कम होने के साथ साथ में नीचे जो स्लरी जमी, उसके कारण से पेनिट्रेशन ऑफ वाटर कम हो गया। उसके कारण से एक गंभीर चुनौती और संकट पैदा हुआ। इस विषय को समझ करके 2019 में मैंने इस विषय पर, जब मुझे जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी की कृपा से और आप सबकी शुभकामनाओं के चलते हुए जब जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्य मिला था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सारे जल की से जुड़े हुए विषयों को एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके एक मंत्रालय का गठन करके मुझे वो काम करने का सौभाग्य दिया। तब देश की सरकार में एक डिवीजन नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट हुआ करता था, जिसके तहत इस तरह के विषयों पर समाधान के लिए काम किया जा सकता था। मैंने लगातार पत्राचार किया उस समय की कांग्रेस गहलोत सरकार के साथ में, कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के साथ में, कि इस समाधान के लिए प्रस्ताव बनाए, राज्य सरकार अपना राज्य अंश देने की तैयारी करे, हम इस विषय के समाधान के लिए काम करना चाहते। लेकिन दुर्भाग्य शायद जोधपुर का था कि जोधपुर ने जिसको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो जोधपुर के लिए अपने बेटे की जोधपुर में हुई शर्मनाक हार के चलते हुए जोधपुर से बदला लेने की नीयत के साथ में शायद जुटा था, कि उन्होंने लगातार उस प्रोजेक्ट को अवहेलना की, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की। जल क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए प्रत्यक्षतः भारत सरकार उसमें डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकती। राजस्थान की जनता ने जब फैसला पलटा और अपना फैसला सुनाया, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, हमने 2 महीने के कालखंड में एनआरसीडी का वो प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज 450 करोड़ रुपए का अप्रूव किया। उसके अंदर 178 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, उसका पैसा ट्रांसफर किया और उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल बना करके 3 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट नए बनाने, जो निगम के एग्जिस्टिंग सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इनको सबको अपग्रेड करके स्ट्रेंथन करने, नए निगम के जो सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं उनको शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था कमर कस के तैयारी शुरू की। बहुत पुराने दिनों का जो घाव था, थोड़ा सा भरने में समय लगेगा, लेकिन मैं भरोसे के साथ में एक बात कह सकता हूं कि इसका समाधान निश्चित रूप से न्यायालय, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में उनका सम्मान है, लेकिन उसके समाधान की दिशा में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने कई कदम उसमें आगे बढ़ाए हैं। ये पानी, जो गंदा पानी निकलता है, इस पानी को हम टर्सरी लेवल पे ट्रीट करें, इस पानी को हम सिंचाई के लिए उपयोग लें और इसमें से स्लज निकाल करके इस नदी को वापस एक साफ ड्रेनेज बनाने के लिए काम करें। इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने 5 साल तक इनको रोकने का पाप किया था, उन्हीं के पार्टी के नेता अभी एक नदी के किनारे 150 लोगों को ले जा करके मैंने देखा कि सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे थे। मुझे लगा कि सद्बुद्धि शायद राजस्थान की जनता ने जो फैसला सुनाया उसके बाद में आ गई होगी, और नहीं आई सद्बुद्धि तो उन लोगों ने जो पाप किया उसका दंड भुगत रहे हैं। अभी थोड़े दिन तक और करेंगे तो थोड़े दिन और समझ में आएगा और बार बार समझ में आएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा संकल्प था और आज भी हम उस संकल्प के साथ में खड़े हैं और इसका स्थायी समाधान करके ही छोड़ें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन, माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर को जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और राष्ट्र पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि मनाता है, जन्म जयंती मनाता है, उसके बीच में एक 15 दिन के सेवा सप्ताह के रूप में मनाता है। देखिए, भारत की इस महान संस्कृति में सेवा का भाव भारत के लोगों के डीएनए में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सेवा और स्वच्छता के संकल्प को आगे बढ़ा करके सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य ऐसा बनाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता कृतज्ञ भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए विभिन्न तरह के सेवा कार्य करते हैं। देश भर में इस सेवा पर्व पर इस 15 दिन के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को संज्ञान में रखते हुए उनकी भारत को विकसित करने की जो अवधारणा है उसके साथ जुड़ करके हम अपना दायित्व मानते हुए विभिन्न तरह के सेवा कार्यों में जुटेंगे। मैं अगर सूची जिस तरह के काम पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से
तय किए, अगर सब उसके बारे में चर्चा करना शुरू करूं तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि देश में करोड़ों करोड़ों लोग अपने अपने दृष्टिकोण से अपने प्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रनायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए विविध तरह के सेवा कार्य करने वाले हैं। मेरे मंत्रालय के माध्यम से भी हमने देश भर में एक पेंटिंग और ड्राइंग का कंपटीशन शुरू करना की निर्णय लिया है। इस 15 दिन में विभिन्न स्तरों पर पेंटिंग और ड्राइंग के, विजुअल आर्ट के डिफरेंट फॉर्म में प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देने के लिए, विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए सभी लोग कुछ न कुछ अपनी तरफ से रचनाएं करेंगे। और जैसा मोटे तौर पर उन्होंने अनुमान किया है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें सहभागी होने वाले हैं। तेरापंथ युवक परिषद के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रही है। जोधपुर में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, 37 जगह आयोजित कर रहा है। देश भर में ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि पिछली बार 2 लाख यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ था, अब की बार 3 लाख यूनिट का लक्ष्य लेकर के हम चलें। ये तो कुछ उदाहरण है, देश भर में अनेक अनेक तरह के काम होंगे। हर कार्यकर्ता, हर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता, हर स्तर का कार्यकर्ता और इसके अतिरिक्त देश के लाखों 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 ऐसे लोग जो सामान्य प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श मानते हैं, वो सब अपनी अपनी तरह से किसी न किसी सेवा कार्य को करके माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देने वाले हैं।